नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश डॉक्टर विक्रम सिंह सर। बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट्स आ रही हैं रूम नंबर 32 अल फला यूनिवर्सिटी पर। उससे पहले एक जो और भी बड़ी डेवलपमेंट आई है, जो उसके सर्वा जो उसके मालिक थे उनके बारे में। और उसके बाद आएंगे चाइना पाकिस्तान यूएई वाले मुद्दे पे। बहुत सारे डेवलपमेंट्स है, बहुत बड़ा इंटेल आया हुआ है इसके ऊपर में। और सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। ओवर टू यू सर। जी। थैंक यू वेरी मच गायत्री जी। जय हिंद, वंदे मातरम। वाकई बड़े स्टार्टलिंग डेवलपमेंट्स हैं और इसमें अगर शो करें तो घंटों लग जाएगा, लेकिन आपका और आपके दर्शकों का समय बड़ा कीमती है। संक्षेप में आपको जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो तात्कालिक है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा विचार विमर्श कर लेते हैं। सबसे पहले जवाद सिद्दीकी, जो एक शातिर चांसलर अल फला यूनिवर्सिटी का है, उसने एक और अपने क्रिमिनल माइंड से, पहले तो 25 करोड़ की बात थी कि मऊ से उगा करके आया भाग करके, 3 साल तिहाड़ में रहा और उसके बाद यूनिवर्सिटी एन केन प्रकार ने खोल ली। यहां पर इसने एक ऐसा चाल चला कि जीपीए के जरिए जो लोग मर चुके हैं, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए इसने जमीनें हथिया ली और उन पर कब्जा कर लिया। यह बताया जाता है कि इन जमीनों की कीमत 100 करोड़, 200, 300 करोड़ नहीं, लगभग 400 करोड़ की जमीनों की जो एक मार्केट वैल्यू है, वो इसने हथिया ली। और किस तरीके से इसने, देखिए, मरे लोगों की सूची प्राप्त की होगी। मरे लोगों की सूची प्राप्त करके उनके ऊपर देखा होगा, जो लैंड रिकॉर्ड्स देखते हैं पटवारी लेखपाल, उनसे उन्होंने पता किया, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बनाया और उन पे काबिज हो गया। तो क्या मैं समझूं कि वहां की स्थानीय पुलिस, पटवारी, लैंड रिकॉर्ड ओनर सब बिल्कुल अफीम खा के बैठे थे? बिल्कुल इसने रिश्वत दे के सबके मुंह, आंख, नाक, कान बंद कर दिए। बहरहाल अब इसकी ईडी और सीबीआई जांच में इन सब के ऊपर भी, क्योंकि आपने देखा होगा इसकी बहुत ज्यादा ये आवश्यकता है, अनिवार्यता है कि जो सरकारी अधिकारी, पुलिस अधिकारी ने इसकी मदद की है, उसके ऊपर भी कार्रवाई, उनके ऊपर भी होनी चाहिए और वो भी इन्हीं के साथ जेल जाएं। ये बहुत बड़ी एक ये धोखा हम देश के साथ हुआ है। और जो पूरा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का जो लॉन्च पैड इसने तैयार किया अल फला यूनिवर्सिटी, तो गायत्री जी, इसके ऊपर ऐतिहासिक कार्रवाई की जरूरत है। और सबसे पहले ये सारी जमीन सरकार वापस ले और इसको, जो गरीब हैं, बीपीएल वाले हैं, उनके हित में काम आए, जैसे कि योगी जी ने किया है कि जो मुख्तार की प्रॉपर्टी थी उसके ऊपर मकान बना करके, फ्लैट बना करके, लगभग आप समझिए कम से कम 50-60 लाख के फ्लैट्स सरकार ने लोगों को 5-5 लाख में अलॉट कर दिए हैं। इसी तरह से प्रयागराज में अति की जो प्रॉपर्टी थी, वहां भी फ्लैट्स बना करके गायत्री जी सरकार ने गरीबों को लॉटरी के जरिए दे दिए। तो सरकार की वाहवाही हो रही, गरीबों को फ्लैट्स मिल रहे हैं। और जो बाहुबली थे और इस तरीके के राष्ट्र विरोधी जो तत्व थे, उनके मुंह पे करारा तमाचा है। लेकिन अब तमाचा नहीं, कमर तोड़ने का और इनको वाकई खोद के गाड़ देने का समय आ गया है। ये तो हुई एक बात। लेकिन जो आपने देखा, अल फला यूनिवर्सिटी एक तरीके से लॉन्च पैड हो गया था चरमपंथी गतिविधियों के लिए। और विभिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के जीव जंतु डॉक्टर का एप्रन पहन करके यहां पर आ गए थे। कश्मीर से बर्खास्तुदा डॉक्टर नसरुल हसन, जो कि पिछले वर्ष 24 अक्टूबर को अनुच्छेद 311 कॉन्स्टिट्यूशन में बर्खास्त हुआ था, वो भी अल फला में है। और जितने ये चरमपंथी हैं, जैक शाहीना हो, नबी हो, राथर हो, सब यही अल फला में। बगल में मदरसा बन रहा है, मालूम पड़ रहा है कि बंकर बना रहे हैं यार, जैसे हमास के बंकर थे। ऐसी मोटी मोटी 30-30 सेंटीमीटर चौड़ी दीवारें और आरसीसी का इस्तेमाल, रीइंफोर्स कंक्रीट सीमेंट का इस्तेमाल। और कौन बना रहा था? मौलाना इरफान, जो बगल का मौलाना इश्तियाक, जो अल फला की मस्जिद का इमाम था, जिसका पूरा ताना बना था। उसकी पत्नी कहती कि इनके पास तो रोजी रोटी का ही जरिया नहीं था। बना रहे हैं मदरसा। इसी मदरसे में आप ये देखें कि डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीना की का निकाह भी यही हुआ था 2023 में। तो सारा ताना बाना आपको देखें, सारा यही मिल रहा है। मदरसा भी ये बना रहे हैं। मैं चाहूंगा कि एक आप मदरसे के ऊपर जरूर देखें। और आपके दर्शकों से मैं कहूंगा, ये ऐसा मदरसा आपने देखा नहीं होगा अपनी जिंदगी में। पूरा अंडरग्राउंड, आरसीसी से पूरा लगा हुआ, लोहा ऐसा लगा है कि जैसे क्या फौज के बंकर होंगे। वाह, हम मदरसा बना रहे हैं या मोर्चा बना रहे हैं? मुझे तो साफ दिखाई पड़ रहा है मोर्चा, क्योंकि ये जो एक्सप्लोजिव बना रहे थे, एक्सप्लोजिव के विस्फोट को रोकने के लिए और अपनी काली करतूतों को छिपाने के उद्देश्य से गायत्री जी इन्होंने इसको बनाया था। ये संतोष का विषय है कि अब पुलिस ने एक सूची मांगी है सभी से
कि जो आपके यहाँ डॉक्टर्स बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन और यूएई से एमबीबीएस करके आए हैं, उनकी सबकी फहरिस्त दीजिए। और मैं चाहूंगा दिल्ली पुलिस के इस प्रयोग को पूरे भारत में इस्तेमाल करना चाहिए कि आखिर ये डॉक्टर्स अगर आए हैं, पहली चीज तो ये है कि इसके ऊपर अगर एक कार्रवाई होती है, ये जरूरी नहीं है कि बांग्लादेश या कहीं से कोई एमबीबीएस करके आ जाए। आपको याद होगा पहले हमारे बच्चे यूक्रेन जाते थे, फिर भारत में आके इम्तिहान देते थे। उस इम्तिहान को पास करने के बाद ही मेडिसिन प्रैक्टिस कर सकते थे, उसके पहले नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि उन्होंने अब वो इम्तिहान पास कर लिया होगा, अन्यथा आपकी एमबीबीएस की डिग्री की मान्यता नहीं होती है। तो ये बेहतर है जो दिल्ली पुलिस ने किया है, उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, साधुवाद। लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस पूरे भारत में लागू होनी चाहिए। इस तरीके के घोड़ा डॉक्टर जो आ रहे हैं, और यही नहीं, मैं आपको एक और मिसाल बताता हूं। एनसीआर तो बिल्कुल ही सबके नजर में रहता है। मेडिकल कॉलेज है, प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी का। वहां पर कश्मीर के एक डॉक्टर साहब आए, बड़ी अच्छी पर्सनालिटी उनकी, और उनकी डिग्री, वो कहते हैं कि मैं हेड ऑफ सर्जरी हूं, सर्जरी के मेरा 10 साल का अनुभव है। तो उनको प्रोफेसर और डीन बना दिया गया सर्जरी डिपार्टमेंट का। तो बात चलती रही, वो सर्जरी करते रहे। कश्मीर के कुछ मरीज आए, उनका अरे तू यहाँ क्या कर रहा है, तू तो वार्ड बॉय था वहां श्रीनगर में। उनका किसी से बताना मत, मैं सर्जन हो गया हूं। का कुछ नहीं, बकवास कर रहा है तू। उन्होंने शिकायत की तो मालूम ही पड़ा ये वहां वार्ड बॉय था। उसने देखा काम थोड़ा बहुत मैंने सीख लिया है, काम थोड़ा बहुत जब सीख लिया तो फर्जी डिग्री बनवा के, नकली एआई से और अपना 3D प्रिंटर से, और नकली डिग्री बना करके प्रोफेसर ऑफ सर्जरी बन गया यहाँ पे। और धुआंधार यहाँ पर प्रैक्टिस और धुआंधार सर्जरी करने लगा। आप समझ सकती हैं कितना घोटाला हो रहा है, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कि ये बहुत जरूरी है कि जो भी डॉक्टर्स आ रहे हैं, इस तरीके की डिग्री आदि लेकर के उसका भौतिक सत्यापन बहुत जरूरी है। सर इन्होंने टारगेट पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई और चाइना, इन 4 कंट्रीज के डॉक्टर्स को किया है, जो इन चारों जगह से डॉक्टरी कर कर आए हैं, एमबीबीएस कर कर आए हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। पाकिस्तान का तो हमें उम्मीद, क्योंकि मैंने आज तक किसी पाकिस्तानी एमबीबीएस को भारत में प्रैक्टिस, लेकिन चाइना के देखे हैं, यूएई के देखे हैं, नेपाल के देखे हैं, और इसी तरीके से बांग्लादेश के भी देखे हैं। लेकिन पाकिस्तान का कोई, लेकिन होंगे जरूर। मेरे न दिखने का ये मतलब नहीं कि होंगे नहीं, हो सकता है हो। लेकिन इस चीज को ये जरूरी कि जिन कंट्रीज का आपने नाम लिया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, यूएई, लेकिन मैं चाहता हूं कि सभी इस तरीके के डॉक्टर्स जो एक तरीके से, जो बहुत दूर घर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, खासकर आपने देखा होगा कि जब यहाँ पे एक अगर कोई चीज संदिग्ध होती है, वो पुलिस को मालूम पड़ जाती है कि ये चीजें सस्पिशस हैं, संदिग्ध है, तो उसकी जांच जरूर होनी चाहिए और एक सैंपलिंग जरूर कर ले, वेरिफिकेशन जरूर कर ले। और अब तो मैं समझता हूं कि डिग्रीज के ऊपर हर सर अच्छी यूनिवर्सिटी क्यूआर जी। सर बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना समझ में आता है। चाइना की भी मेडिसिन बड़ी अच्छी है, सो मच सो कि अफ्रीकन्स भी उनको हाथ नहीं लगाते हैं। अफ्रीका अफ्रीका में बहुत सारी दुकानें खोलकर बैठे हुए हैं गली मोहल्ले में, वो सुनसान पड़ी रहती है। पता नहीं वो मेडिसिन ही करते हैं या मेडिसिन की आड़ में कुछ और भी करते हैं। बट यूएई से किस लिए सर? यूएई से क्यों बैन किया है? मतलब यूएई वाली क्यों निकाह में है? देखिए, जब नेटवर्क बढ़ाते हैं तो नेटवर्क बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, एक दफा परीक्षण करने को आ जाता है। आप देखती हैं कि पुलिस का डीजीपी भी जाता एयरपोर्ट पे, तो कुछ जानते सब हैं, लेकिन तलाशी डीजीपी की भी होती है, चेकिंग उसकी भी होती है। तो बाय वे ऑफ अबंडेंट प्रिकॉशन अगर कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कोई बुराई नहीं है। और मैं समझता हूं गलती से शायद ये हुई है, मेरी जहां तक समझ में आ रहा है, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को लेकर के होगा। क्योंकि कई दुकानें, जैसे आपने अफ्रीका की कही हैं, कई दुकानें गायत्री जी ऐसी खुली हुई है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की। नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन मैं नाम ले ही लेता हूं। इजिप्ट है, इराक है, जहां दुकान खोल के लोग बैठे हैं, वहां के ऐसे कुछ हैं, और उनकी अगर चेकिंग की जा रही तो मैं उसका समर्थन करता हूं। और आप देखिए क्या सही। अंधेर काटा जो यूएई हमारी वगैरह, डॉक्टर साहब। टर्की जी। वगैरह से भी बहुत लोग हैं, टर्की वगैरह से भी बहुत लोग पाए जाते हैं। सो हम्म। बांग्लादेश और पाकिस्तान की तो बात ही क्या कहना, और चाइना तो सोने पे सुहागा इन लोगों के लिए। सर रूम नंबर 32 का क्या सीक्रेट है जो आज निकल कर आया है? जी। हाँ, ये अलफला तो जो हो गया, लॉन्च पैड हो गया चरमपंथियों का, टेररिस्ट का। और ये जो मोमिना कॉन्फ्रेंस की जो ऑल इंडिया सदर बना दी डॉक्टर शाहीना, ये इनका कमरा था। जब एनआईए इनकी निशानदेही पर इनके कमरे की तलाशी ली, तो इनके वार्डरोब में प्लास्टिक में लिपटे हुए, मैंने सुना है कि शायद 18 लाख रुपए इनके हाथ से बरामद हुए हैं। तो ये जी सर, अगर पैसे, और 18 18 लाख बरामद,
तो इसका थोड़ा फाइनेंशियल ट्रेड आप थोड़ा समझ लीजिए। इन लोगों ने सोचा था कि हम 26 लाख इकट्ठा करें। 26 लाख में मुजम्मिल ने दिया 5 लाख, आदिल राठर ने दिया 8 लाख, डॉक्टर उमर ने लिया 2 लाख, मुजफ्फर अहमद ने दिया 6 लाख और शाहीना ने दिया 5 लाख। और इसके अलावा कमरे में इनके पास ये था, आप देखें इन डॉक्टरों ने एक ऐसा भी गोरख धंधा किया था कि एक और लेडी डॉक्टर जो कि हिंदू थी, उनसे भी उधार लिया था 10 लाख। तो वो तो ठीक है, माल मुफ्त दिले बेरहम, जहां से जिसका हाथ लगा। तो इन्होंने 26 लाख इकट्ठा किया, लेकिन उसके बाद ये इन लोगों के लगता है कि पसीने छूट गए और इन्होंने डॉक्टर आदिल राठर, इनको लगता था पैनिक रिएक्शन हो गया और इन्होंने अपना पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया। और पैसा क्यों वापस मांगा? क्योंकि आदिल अहमद राठर ने यह लिखा कि हमको पैसे की सख्त जरूरत है, हमारी तनख्वाह एडवांस में दे दी जाए। तनख्वाह, इसको तनख्वाह कह रहे हैं, जो चरमपंथी को जो अलाउंस मिलता था उसको तनख्वाह का डेजिग्नेटेड अकाउंट में लाके देते। ये वही लोग हैं जिनके ऊपर हवाला के 20 लाख रुपए आमद की भी बात इनके बारे में बताई जाती है। ये तो खैर जांच का विषय, लेकिन जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं गायत्री जी, ये चीज बड़ी चिंता की है कि हवाला से भी आ रहा है, लोगों से उधार भी उठा रहे हैं। और इन्होंने भी 8 लाख रुपए, जो 26 लाख थे, आदिल अहमद राठर ने उसमें 8 लाख दिए थे अपनी तरफ से, लेकिन बाद में कहेंगे हमें पैसों की जरूरत है, हमें पैसा वापस कीजिए। खैर इसका एक अलग भी डायमेंशन है कि इनमें और किसी दूसरे डॉक्टर साहब से एक विवाद भी हो गया था। विवाद के कारण और थे, सिग्नल ग्रुप बना, उसमें विवाद को निपटाने की बातचीत की गई, लेकिन वो विवाद निपट नहीं पाया। इसमें बात हो गई थी कि हमने AK-47 हमें चाहिए। ये डॉक्टर उमर और मुजम्मिल के बीच में ये बहुत गड़बड़ी हो गई थी इसको लेकर के, और उसमें चाहते थे कि ये डॉक्टर मुजम्मिल की जो IEDs और एक्सप्लोजिव्स हैं उसकी कस्टडी मुझे दी जाए या फिर रिफंड दिया जाए। तो ये सब चीजें चलती रही। जब इतना पैसा अकस्मात किसी के पास आ जाएगा, रखने की जगह ना हो, और इस तरीके से पन्नी में बांध करके अपने वार्डरोब में रख रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पैसे की तो कमी इनके पास नहीं थी। लेकिन जो बातें खुल करके सामने आ रही, जो नेटवर्क आ रहा है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी, आपत्तिजनक डॉक्टरों का चरमपंथियों का अड्डा होना, GPA के जरिए उनको जमीनों को अधिग्रहण करना, और इसके अलावा ऐसा मदरसा बनाना जो कि बंकर और मोर्चा ज्यादा दिखाई पड़ता है बनिस्बत मदरसे के। एक और चीज बड़ी चौंकाने वाली है, आपकी देवभूमि जिला रुद्रपुर, पुराना नैनीताल, उसका कस्बा हल्द्वानी, बनभूलपुरा मोहल्ला, आप याद करें बनभूलपुरा मोहल्ला, कुछ याद आ रहा है गायत्री जी? लगभग 1 वर्ष पहले जब यहां के बांग्लादेशियों को हटाया जा रहा था, तो महिला SDM और महिला पुलिस कर्मियों के ऊपर इन चरमपंथियों ने आक्रमण किया और उन्हें घायल किया। और एक कोई अब्दुल मलिक था, उसने उसकी अगुवाई में इन लोगों ने आक्रमण किया था। वहां के जो इमाम है, वहां के जो मौलवी हैं, कि मोहम्मद कासिम, इमाम ऑफ बिलाल मॉस्क, मोहम्मद कासिम इमाम ऑफ बिलाल मॉस्क बनभूलपुरा हल्द्वानी, ये पता तो सर, जो हल्द्वानी में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे लास्ट ईयर, जब ये वक्फ की जमीन को लेकर हो रहा था, रेलवे की जमीन को लेकर हो रहा था सर, रेलवे की जमीन, वक्फ की नहीं, रेलवे की जमीन, तो रेलवे की मोहल्ला यही जमीन, था। और वक्फ के थ्रू इन्होंने क्लेम करने की, उसको कब्जा करने की कोशिश की थी। ही केम इन दैट वे आल्सो, वहां पर भी इस बंदे का नाम आया था। वहां बनभूलपुरा नहीं, बनभूलपुरे का नाम आया था, लेकिन आप देखिए तार कहां से, अगर इस आदमी का शातिर दिमाग का है कि बॉम्ब ब्लास्ट दिल्ली में इसके, अगर इसको उठाया गया है, आप क्या समझती हैं कि जो वहां पर आक्रमण पुलिस प्रशासन पे हुआ था, तो ये मोहम्मद कासिम का उसमें हाथ नहीं रहा होगा? बिल्कुल हुआ होगा। और मेरा परामर्श होगा कि इनकी हर एंगल, इनकी माली हालात, इनकी मौजूदगी और इनके किससे किससे कॉन्टैक्ट थे, उन तमाम चीजों के ऊपर इनसे पूछताछ होनी ही चाहिए। और पूछताछ के बाद ही ये पता लग पाएगा गायत्री जी ये कितने पानी में है। लेकिन मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं, ये 100% नहीं, 200% पूरी तरीके से शामिल होंगे तब भी बनभूलपुरे के हिंसा में। क्योंकि अगर आज इनके तार वहां तक जा रहे हैं, दिल्ली ब्लास्ट तक, तो ये बहुत ही शातिर दिमाग का ये मौलाना है। ये सर काफी डेवलपमेंट्स आ रही हैं। अब ये पर एक झटका जरूर मिला है लखनऊ हाई कोर्ट से। मोहम्मद मोहिद एंड शकील, अर्लियर accused of plotting blast and linked to Al Qaeda's Ghazwa Hind, have been convicted only under the Arms Act। ये लखनऊ हाई कोर्ट की बात कर रही हूँ। बाकी स्टेट गवर्नमेंट जो योगी जी की गवर्नमेंट है, वो इन पे टेररिज्म के चार्जेस लगा रही थी। ये लगाना इधर भी चाहिए।
और लेकिन हमें लगता है टेररिज्म के चार्जेस प्रूव नहीं कर पाए। आर्म्स एक्ट जो कि प्रिवेंटिव एक्शन होता है, उसमें बचने के रास्ते कम होते हैं, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। और आपके चैनल के माध्यम से मेरा परामर्श होगा कि इसमें दोबारा सब इजाजत लेकर के इन्वेस्टिगेशन में और इस केस को रीओपन करें, सप्लीमेंट्री केस डायरीज इशू करें, और सप्लीमेंट्री केस डायरीज डाल करके या तो अपील करना हो अपील करें, लेकिन केस को फेल प्रूफ और फूड प्रूफ बना करके ये सुनिश्चित करें कि टेरर एक्यूज कोई बचने ना पाए। यही क्या कम है कि टेरर एक्यूज जिंदा है, टेरर एक्यूज न सिर्फ जिंदा है बल्कि एक्विटल हो रहा है। और यही जब एक्विटल होगा तो गायत्री का हमारे बेगुनाह नौजवानों को परेशान किया जा रहा है, उसके बाद दूसरा तानपूरा बजने लगेगा। आप देख रहे ही ना, हमारे बेगुनाह नौजवानों को तंग किया जा रहा है, और उसके इतने सालों के बाद आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और क्या सरकार इसका मुआवजा देगी? सरकार क्या माफी मांगेगी? तो हर चुट्टा जो छूट के आता है कोर्ट से, तो क्या उससे सरकार माफी मांगती है, मुआवजा देती है? ये तो हमारे जुडिशियल सिस्टम, संविधान की उदारता है कि जब तक कि पूरी तरीके से बियॉन्ड रीजनेबल डाउट सबूत पेश न हो, कन्विक्शन नहीं होता है। लेकिन मैं चाहूंगा कि इसको पूरी गंभीरता के साथ विवेचना में पूरी रुचि लेकर के तब गायत्री जी कार्रवाई की जाए, जिससे कि कुछ छूटने का मौका और भागने के रास्ते सबके बंद हो जाए। जी जी सर। सर यहाँ पे ये जो लैंड ग्रैब का मामला है, ऐसा क्यों है कि लैंड ग्रैब का मामला बार-बार निकल कर आ रहा है एंड स्पेशली आसमानी समुदाय से निकल कर आ रहा है, पर पटवारी चाहे हमारे किसी भी समुदाय के हो। आपको नहीं लग रहा है लैंड को लेकर बहुत ज़्यादा एक तो रियल एस्टेट का तो रियल एस्टेट ओनर्स, ब्रोकर्स, एजेंट्स या ये बिल्डर्स ऐसा लग रहा है कि सभी ने ज़मीन के अंदर आग लगा दी है रेट्स को और उस आप पैसे को सही कह रहे इस्तेमाल हैं। इस उस मैं पैसे तो को इस्तेमाल किया जा रहा है इन चीज़ों के लिए। क्यों नहीं, आपने देखा कि जो एक मॉडल है, हर चीज का देखिए इकोनॉमिक मॉडल है। आपने जाके सरकारी बेशकीमती जमीन में, जैसे मान लीजिए नोएडा की जमीनें में आग लगी हुई है, और जाकर के हमने कहीं ऐसी जगह पे जाकर के सबसे पहले हमने एक मजार बना लिया। मजार बनाने के बाद हम धीरे धीरे दीमक की तरह आगे बढ़ते गए, और धीरे धीरे हमने कब्जा बढ़ाना शुरू कर दिया। और अगर पटवारी लेखपाल को रिश्वत दे दबा करके, हमने थाने को रिश्वत दे करके 1 साल में हमने उसको बढ़ा करके फिर हमने एक पूजा स्थल बना लिया। पूजा स्थल बनने के बाद फिर तो दोनों हाथ में लड्डू सर कढ़ाई में, दुकानें बना ली चारों तरफ, दुकानों का किराया आने लगा, मस्जिद था कथित और मदरसे में, और मजार पे हमने लोगों को रुकाने का भी इंतजाम कर दिया। तो एक तरीके से ओयो रूम्स का भी इस्तेमाल हो रहा है। दुकानें बाहर की तरफ है, ओयो रूम्स का इस्तेमाल अंदर हो रहा है, पैसे आने शुरू हो गए। इसके अलावा फिर जरा सा और आगे बढ़े तो जो कल तक खंडहर थे, आज मालूम पड़ा 6 तल्ले की वो बन गई है पूजा स्थल और मस्जिदें, क्योंकि मिडिल ईस्ट से भी पैसा आने लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आजमगढ़ का मौलाना, ये 2 कौड़ी का फुटपाथिया मौलाना, इंग्लैंड जाके इंग्लैंड की नागरिकता ली और करोड़ों में खेल रहा है। आपने पटवारी की बात की, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी अगर 10 साल तक उसने पेंशन ली उस घटिया मौलाना ने, और सरकार बिल्कुल आंख पे पट्टी बांध के बैठी रही, पेंशन देती रही। मैं यूपी गवर्नमेंट को भी चाहूंगा कि जिन लोगों ने इस मौलाना को पेंशन दी या इसको तनख्वाह दी, वो बर्खास्त होने चाहिए, जेल जाने चाहिए। और आपने बिल्कुल सही कहा, इस तरीके का अतिक्रमण होता है। टेक्नोलॉजी हमारे पास है, सैटेलाइट इमेजरी हमारे पास है, ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे पास है। कहीं 1 इंच अगर किसी ने अतिक्रमण किया है तो उसको मटिया मेट कर दें, क्योंकि ये आगे चल के अगर आज 100 by 100 है, ये कल जाके 1000 by 1000 हो सकती है, और अतिक्रमण फिर बढ़ता चला जाएगा, आप फिर हटा नहीं पाएंगे। जी। सर लोग बात करते हैं नार्को टेररिज्म की, लोग बात करते हैं प्रोस्टिट्यूशन की, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, ऑर्गन ट्रैफिकिंग की, वेपन्स की। बट मुझे ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट हैज़ बिकम द बिगेस्ट हवाला टू यूज़ द इल्लीगल मनी एंड इस पैसे से सर आप नोएडा रहते हैं, आपने गाज़ियाबाद भी देखा हुआ है, आपने द्वारका भी देखा हुआ है, दिल्ली एनसीआर में देखा होगा। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि 40 टू 50% ऑफ द फ्लैट्स बीइंग बिल्ट आर एम्प्टी। लोग रह नहीं रहे उसमें। आप नोएडा की भी सोसाइटीज़ में चले जाइए, पारसनाथ है, बहुत मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनमें है, बट बहुत सारे बिल्डर्स हैं जिनके फ्लैट्स आधे खाली पड़े हुए हैं। सब इन्वेस्टमेंट के ये पैसा आ कहाँ से रहा है? ये जा कहाँ रहा है? मुझे ऐसा लगता है रियल एस्टेट का पैसा इज़ बीइंग यूज्ड बिग वे इन थिंग्स लाइक टेररिज्म। There is merit in what you are saying, Gayatri ji, and I'm sure what you are saying is being evaluated on the topmost priority by ED, by the CBI, and the income tax authorities. बहुत जबरदस्त सर्वेस चल रहे हैं एनसीआर एरिया में, और जिन एरियाज का आपने लिया बड़े संवेदनशील हैं, चाहे वो द्वारका हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, चाहे गुड़गांव हो, इसकी सर्वे अब चल ही रही है।
जो इन्वेस्टमेंट ऑफ हवाला मनी है, टेरर फंडिंग, आपने इसके पहले संबोधन में ये कहा था, नार्को टेररिज्म का आपने नाम लिया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आपने नाम लिया, ये तमाम गजवाए हिंद के कई चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 1 कि आक्रमण करो, नाजायज कब्जे करो, लव जिहाद करो, और जिहाद के बारे में कहते हैं कि अगर हमारे ऊपर जुल्म होगा, एक मौलाना मदनी है, जुल्म होगा तो हम जिहाद करने हमारा फर्ज है। सवाल ये उठता है कि आप हर चीज को अगर आप जुल्म ही मानते हैं और आप अपने हिसाब से जुल्म की परिभाषा आप ही बनाएंगे और उसके बाद आप संघर्ष करेंगे। भाई इंग्लैंड में तो बीजेपी नहीं है, अमेरिका में तो बीजेपी नहीं है। जिसने अमेरिका ने शरण दी अफगान शरणार्थी को, उसने उन्हीं के मरीज की हत्या कर दी। तो सवाल ये उठता है कि अगर हर चीज में आपको जुल्म दिखाई पड़ता है तो बेहतर ये होगा कि आप जहां पर अपने को पुरसुकून समझते हैं, जहां पे आप अपने को, आप वहां पर चले जाएं। क्योंकि भारत तो का निजाम और भारत की व्यवस्था तो संविधान से ही हो सकती है। संविधान के अलावा अगर आप समझते हैं शरिया से होती है, वो होने वाली नहीं है। ये गलतफहमी सब लोग दूर कर दें। और अगर आपने मन में ये वलवला कीड़ा पाल ही लिया है कि आप जिहाद करेंगे, तो जिहाद में मुजाहिद के 2 ही रास्ते हैं, या तो गाजी होगा या शहीद होगा। तो गाजी तो होने से रहे आप, आपको मरना ही है। फिर मान के चलिए अगर आपने सर पे इस तरीके की बेहूदगी के आपने बांध ही लिया है पटका, तो अंततोगत्वा हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ऐसे सिर्फ लोगों का इलाज करना जानती है। उमर अब्दुल्ला को ले लीजिए। उमर अब्दुल्ला वो वहां पे दूसरी कि अगर हर चीज में उनको, हमारे सिख को आपने निकाल दिया। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज आपने देखा होगा कि एक तरीके से वैसे तो आपको हर चीज में हलाल और हराम दिखाई पड़ता है, लेकिन हिंदू पिलग्रिमेज के, हिंदू तीर्थयात्री श्रद्धालुओं के दान से जो मेडिकल कॉलेज बना, वहां आपको तालीम लेने पे आपको कोई आपत्ति नहीं। तो जहां फायदा होगा वहां फिर हलाल और हराम का डेफिनेशन नहीं होता है। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि रियल एस्टेट अगर मैं व्यूअर से कहूँ, क्योंकि सर रियल एस्टेट का आधे से ज्यादा पैसा जो है वो ब्लैक में जाता है। अगर 100 रुपए की चीज है तो 54, मतलब आई वुड से 60-70% जो पैसा है वो ऐसे ही घूमता है, अंडर द टेबल घूमता है। और सर्कल रेट के हिसाब से जो थोड़ा सा पैसा जाता है, क्योंकि लोग टैक्स बचाने की भी कोशिश करते हैं। मैंने कई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी ओनर से जब मैंने बात की है, तो मुझे मुझे भी शौक लगा है, क्योंकि ये चीजें हो रही हैं। और यहीं पे ज़्यादा पॉलिटिशियंस इन्वेस्ट करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वेस्ट करते हैं, जो का अपना टैक्स बचाना चाहते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं, और यही पैसा घूमता है मुझे लगता है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में। नहीं तो ये जुम्मा-जुम्मा जिनके पास 2 वक़्त की रोटी नहीं है खाने के लिए, वो बंदा मतलब बंकर्स बना रहे हैं, वेपन्स खरीद रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, आ कहाँ से रहा है ये? आ कहाँ से रहा है? इनके पास तो नहीं था। देखिए ना, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बना के मरे हुए लोगों का, पटवारी को पटा बिल्कुल के बिल्कुल, देखिए इनके जो जरिए हैं एक तरीके से पैरेलल इकोनॉमी इनकी जो है, और वो उस तरीके से हर तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया कि बिजनेस मॉडल होता है, उस बिजनेस मॉडल के लिए पैसा उगाते हैं। फिर हवाला से पैसे, आप डॉक्टर शाहीन को देखा कि एक तरीके से पैसे वैसे भी आए, उधार भी लिया, और इसके अलावा हवाला से भी 20 लाख रुपए डॉक्टर राथर के पास। तो ये तमाम चीजें चैनल्स इनके पास है ही है, और उनका निवेश होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अब हमारी एजेंसी इनके पीछे हाथ धो के पड़ गई हैं, और सफल अनावरण जरूर होगा। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। प्लीज़ कम फॉरवर्ड, डोनेट, कंट्रीब्यूट एंड सपोर्ट द ऑल्टरनेट मीडिया। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद, वंदे मातरम। गायत्री जी, थैंक यू सो मच।